हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखो बेटा, वरना क्या कहाँ कैसे कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स की। हमने कल सारा चैप्टर मतलब लगभग ये कंप्लीट ही होने को है, कंप्लीट ही हो जाएगा। आज हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। सबसे पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारे पास टू टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं। वो है हमारे पास, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्हाट आर दीज, कि हमने कोई भी मेटल लिया, कुछ भी लिया, उसको बाहर से देखकर बस उसकी शक्ल देखकर बता दिया ये लस्ट्रस दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है। इसको गेड़ के देखा कि इसकी आवाज़ गूंज रही है या नहीं गूंज रही है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा मतलब देखा मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री पर मेल्ट हो रहा है या कितने डिग्री पर ये बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये देखा इसको पीट कर कि ये मेलिएबल है या नहीं है, ये डक्टाइल है या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हैं, जब हम देखते हैं, सिर्फ देख रहे हैं अभी और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट आर कॉल्ड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होंगी उसकी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि हमने उस बंदे की किसी और मेटल के साथ या फिर किसी चीज के साथ, किसी एसिड के साथ, किसी कंपाउंड के साथ, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करा दी। वो और रिएक्शन करा के अभी वो कुछ और था, ये भी कुछ और था। सपोज हमने मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी और जैसे ही हमने कराई तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम। अभी इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी, अभी ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, और जैसे हम दोनों को मिला, हमने इन दोनों को मिलाया, हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इस टाइप को क्या बोलेंगे, इस टाइप की प्रॉपर्टी को, इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि भाई ये केमिकल प्रॉपर्टी की, ये मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर MgO देता है, या फिर मैग्नीशियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो HCl के साथ रिएक्शन करने पर MgCl2 देता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो ये क्या होंगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की हमने इसको देख के बता दिया, ठीक है। फिलहाल हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, कार्बन कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए, कार्बन कंपाउंड्स के लिए। कार्बन कंपाउंड्स की जो भी हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, ओनली 3, और ना कुछ भी नहीं, ओनली 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज कंबशन, व्हाट इज कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है और हमें किसी और से कोई मतलब नहीं कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हमें कुछ नहीं जानना। कंबशन क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज कंबशन। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंबशन का मतलब क्या है कि कुछ जल रहा है, बर्न हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, XYZ, हमेशा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। और हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन की। तो क्या जलेगा, कार्बन का कोई भी कंपाउंड। हमने क्या ले लिया, मीथेन CH4 नेचुरल फ्यूल है, नेचुरल गैस है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है, एल्कीन से बनाई जाती है। अब कैसे बनाई जाती है इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाइड्रोकार्बन्स के 2 लेक्चर्स डालकर। हाइड्रोकार्बन नंबर 1, हाइड्रोकार्बन नंबर 2, उसको वहाँ से देख लो, पढ़ लो, वरना CH4 कैसे बन गया, इसकी क्या माया थी, हमें कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। जब भी किसी कार्बन के कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ जलती है तब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट, उसके साथ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब आप लिख दोगे नीचे कमेंट में, रिएक्शन बैलेंस नहीं है मैम, नहीं है, मैं पहले ही कह रही हूँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अपने आप करके देखना, चलो मैं ही कर देती हूँ, छोड़ो तुम क्या करोगे, तुम वैसे ही घर जाकर कुछ नहीं पढ़ते। ट्यूशन से भी मेरे पास पढ़ने आते हैं जो बच्चे, वो घर पर जाकर कुछ नहीं पढ़ते, ट्यूशन पर पढ़ कर जाएंगे, बस मैम हो गया, अब और नहीं पढ़ना। ऐसे नहीं होता, घर जाकर कॉपी खोल के देख लिया करो, या फिर वीडियो बंद होने के बाद एक बार कॉपी खोल कर देख लिया करो क्या पढ़ाया है आज, वरना नहीं समझ में आने का। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, कंबशन कराओगे, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ किसी भी कार्बन कंपाउंड का जलना, ये नहीं कंबशन सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के साथ ही जलना कंबशन को, तन नहीं, किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल हो, अगर मैग्नीशियम या ऑक्सीजन के साथ अभी जलाया था तो उसे भी कंबशन रिएक्शन में ही आएगा वो, ठीक है, समझ आई। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक। हम यहाँ पर LPG गैस ले सकते हैं। LPG का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10,
उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन 10 है, फॉर्मूले में फिट कर कर देखना, समझ में आ जाएगा। मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भी एक बार लेक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगा कैसे बनाया। ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी और गहरी बात बता रही हूँ। हमारे पास गैस स्टोव है, हाँ है, उस गैस स्टोव, एक गैस स्टोव है, एक जो गांव में चूल्हा होता है ना, वो वाला चूल्हा है, ठीक है। यहाँ पर हमने गैस स्टोव लिया और ये किससे जलेगा, एलपीजी सिलेंडर से जलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये गैस स्टोव होती है वो किससे जलती है, लकड़ियों से जलती है, ये वुड है, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, C4H10, C4H10 क्या निकले, किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये मैंने पहले भी बताया था, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। कौन से गैस की प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जलेगा, लेकिन लकड़ियाँ, जब भी तक लकड़ी के अंदर ऑक्सीजन थी, जैसे ही तुमने उसको काट दिया, पेड़ से काट के ले आए, उसके अंदर ऑक्सीजन है, अभी वो ये कौन से कलर की होती है, स्किन से कलर की है, लेकिन वो धीरे 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 करके देखोगे तुम, वो काली ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर में चेंज होने लग जाएगी। मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन जरा सी भी नहीं बच रही है और वो खत्म हो रही है और कोयले की फॉर्म में चेंज हो रही है, कोल में चेंज हो रही है, ठीक है, हाँ हो रही है, ओके। जब ये ऑक्सीजन से मतलब ब्लैक कलर में चेंज हो रही थी, हो गई है, हो चुकी है यहाँ पर, तो वो जो कोयला है वो धुआं कैसा देता है, ब्लैक कलर का देता है ना, ब्लैक कलर का। यहाँ से क्या, ब्लैक कलर का देता है। दूसरी बात, यहाँ पर कौन से कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, येलो कलर की। ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो क्या हो चुका है, काला, ग्रीन कलर से काला हो गया। ऑक्सीजन तो निकल ही रही है, फटाफट 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 निकल रही है। जैसे ही जलाओगे लकड़ी को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होने की, खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन उसके अंदर से। जैसे ही ऑक्सीजन उसके अंदर से खत्म हो जाएगी तो धुआं कौन सा निकलने लगेगा, काला। और ये काला धुआं कौन सी फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है, येलो। या येलो फ्लेम कौन सी क्या नाम है, कौन सी फ्लेम्स, कौन सी धुआं प्रोड्यूस करता है, ब्लैक, या फिर कह सकते हो शूटी फ्लेम्स। कैसी फ्लेम्स, शूटी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर C4H10 था, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में थी, कौन सी फ्लेम निकलेगी, बिना पूछे समझे, ब्लू फ्लेम्स। शॉर्ट में भी डाला था और अभी भी समझा रही हूँ, ब्लू फ्लेम्स निकलेंगी, ठीक है। ब्लू फ्लेम्स निकलेंगी, कौन सी फ्लेम्स फ्लेम तो ब्लू निकल गई। कैसा धुआं निकलेगा, वाइट कलर का। रोटी बनाई है कभी, किसी ने बनाई है, बनती हुई देखी, सबने रोटी बनती हुई देखी होगी, ऐसा कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है जो रसोई में ना जाया हो, ज़्यादा मजाक में मत आना, ठीक है। मैगी तो बनाई होगी एटलीस्ट, अगर तुमने मैगी बनाई है, कौन से कलर का धुआं निकलता है उसमें से, जब वो क्या नाम है, उसको ढकते हो, ढक के पकाते हो, तो कौन सा धुआं निकलता है, वाइट। और जब वो वाइट धुआं निकलता है तो वो कौन सा है, नॉन शूटी। और फ्लेम कौन सी जल रही है, येलो तो फ्लेम नहीं जलती, ब्लू कलर की फ्लेम चलती है ना। ऑक्सीजन की अगर भरपूर मात्रा होगी तो फ्लेम कौन सी जलेगी, ब्लू कलर की। धुआं कैसा निकलेगा, नॉन शूटी, मतलब वाइट कलर का, मतलब वाइट से कलर का। अगर ऑक्सीजन की इन प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन कंप्लीट प्रेजेंस नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होने का, तो कौन से कलर का धुआं निकलेगा, ब्लैक कलर का। और कौन सी फ्लेम जलेगी, येलो। यहाँ क्या डाला, C4H10 का कोई सा भी मैं कंपाउंड ले लो तो यहाँ पर एक तरीके से मैं यही बोलूँगी, ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है, कार्बन का कंपाउंड है। एल्केन कौन होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड बताए, दो तरीके के कंपाउंड बताए थे, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं, जो एल्केन ही, ओनली एल्केन, शरीफ सारे सिंगल 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 बॉन्ड बीच में। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसके बीच में कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कोई चेन है हमारे पास कार्बन 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 की, और उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड टपक गया तो वो कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। या फिर ट्रिपल बॉन्ड टपक गया तो हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके अंदर कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, येलो फ्लेम निकालेगा, ब्लैक कलर का धुआं निकालेगा। एल्केन में हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीजन कंप्लीटली प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंप्लीट प्रेजेंट है तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी और नॉन शूटी निकलेगी। ध्यान रखना, पूरा का पूरा कंबशन कंप्लीट हो गया। आ गई समझ में बात, गहरी बात बताई और कंबशन कंप्लीट कर दिया, बस। कंबशन ध्यान रखना, किसी भी एल्केन का, किसी भी कार्बन के कंपाउंड का होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। इतनी चीज याद रखना, और चीज आपको एज अ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम्हें सारी चीजें क्लियर करा दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलने का, ठीक है। सेकंड आएगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको थोड़ा सा ट्राइपॉड को इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज उसको नेग्लेक्ट कर देना। अभी मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है, जैसे सिस्टम आएगा मैं तब
नहीं हिलाऊंगी इसे बिल्कुल भी, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी ना किसी चीज को, कोई चीज हटा दी, कोई चीज हटा दी, इसका मतलब यही तो है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी चीज को। देखो हमने ले लिया CH4, किसको खोल के लिखा, खोलकर H, उसके साथ रिएक्शन करा दी क्लोरीन। ऐसा नहीं है कि आपको क्लोरीन ही लेना है, नहीं, क्लोरीन की जगह पे आप फ्लोरीन भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो, आयोडीन रख सकते हो, एंटीमनी रख सकते हो। मीन्स इन दिस कि हेलोजन ग्रुप कोई सा भी ले सकते हो। हेलोजन कौन से होते हैं? हेलोजन्स हमारे पास कौन है? फ्लोरीन है। फिर कल याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी समेत 2, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जो कि जिसको हम हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक। इनकी रिएक्शन करा सकते हो, F2 भी ले सकते हो, Cl2 तो हमने ले लिया, Br2 भी ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो। F के साथ कराओगे, F2 के साथ कराओगे तो बोलेंगे फ्लोरिनेशन, Cl के साथ करा रहे तो बोलेंगे क्लोरिनेशन, Br के साथ कराएंगे तो बोलेंगे Br के साथ ब्रोमिनेशन, और I के साथ कराएंगे तो बोलेंगे आयोडीनेशन। क्या बोलेंगे? आयोडीनेशन, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये Cl जो है वो ये कितने Cl हैं? एक Cl, और यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? हाइड्रोजन जो पास वाला बॉन्ड होता है वही ब्रेक होगा। यहाँ पर 2 Cl है, ये Cl इसके साथ जाकर एक HCl बना लेगा, और जो दूसरा Cl बना वो यहाँ पर जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहाँ पे आके चिपक जाएगा, और दोबारा से एक बॉन्ड फिर से क्रिएट कर देगा। ClH और सारे के सारे हाइड्रोजन ऐसे ही क्या बना दिया इसने? एक ही Cl है, और यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप, हम क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो, एक ही कार्बन वाला है ना, मीथेन। क्या बोल देंगे? क्लोरो मीथेन। समझ आई? अगर मैं ऐसे ही Cl कितने ले लेती? 2 Cl ले लेती तो टोटल कितने Cl होता थे? 4। अभी इसको भी रिएक्शन करा कर दिखाती हूँ, देखिए। अब हमने क्या किया? CH4 और उसके साथ 2 Cl2, 2 Cl2 का मतलब हो गया टोटल 4 एटम होगा, 2 2 ज़ा 4, Cl सबको मैंने अलग अलग लिख दिया। यहाँ से अब 2 बॉन्ड, जब तो जैसे ही 2 Cl2 आएंगे यहाँ से अब 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, क्या हो गया? HCl, कितने H हो गए? 2, और Cl भी कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2HCl, 2 H है और 2 ही Cl हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप रिप्रेजेंट करोगे H2Cl2, नहीं, जब 2 2 हैं तो हमने आगे लिख दिया एक ही बार कि ये 2 हैं, ठीक। अब बोलोगे आप हम इसे भी लिख सकते थे, बेटा ये क्लोरीन गैस, सब चीज़ों का लिखने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, एक मैनर्स होते हैं, तो हम लोग उसी मैनर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करते हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी कर देंगे, ठीक है। जो अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस हम ऐसे लिखते हैं, और उसके आगे जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे 2 लिख देंगे। पहले हमने एक ही लिया था, अब हमने 2 ले लिए, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर है बात? यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पे 2 HCl हमने लिख दिए, बचा क्या? 2 Cl, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, उन दोनों जगह पर कौन आकर जुड़ जाएगा? Cl। तब हमारे पास, और दोनों के दोनों H ऐसे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये डाई क्लोरो इथेन, डाइक्लोरो इथेन, एक ही कार्बन है, सॉरी मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। एक और रिएक्शन करें जिसमें हमने 3 HCl2 लेंगे, CH4 प्लस Cl2, कितने ले लिए? 3 ले लिए इस बार। तब क्या बनेगा? यहाँ पर कितने Cl आए थे? यहाँ पर 2 थे, यहाँ 2 Cl है तो 2 आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? और 2 HCl यहाँ पर आ गया था, अब हमारे पास 6 हो गए, तो हम क्या करेंगे? 3 यहाँ और 3 HCl यहाँ रिलीज हो जाएंगे, और हमारे पास 3 Cl ऐसे आके जुड़ जाएंगे, Cl CH। यहाँ पर क्या बन गया? ट्राई क्लोरो मीथेन, ठीक। एक बार और ले, CH4 की दोबारा रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ। अब यहाँ पर चारों जगह पर जब 4 लोगे ना, तो यहाँ पे चारों जगह पर क्या जुड़ जाएगा? Cl, उसको हम बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड कह रही हूँ। Cl कितने हैं? 4, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पहले नॉर्मल नाम तो बता दूं, इसको क्या बोलेंगे? टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक। जो डाइक्लोरोमीथेन बनाया था ये ऊपर वाला, इसको हम मिथाइलिन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिथाइलिन। जो हमने ट्राइक्लोरोमीथेन बनाया था वो उसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म।
जो एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के हाथ में दर्द है या हमारे हाथ में कोई फुंसी निकल गई या फिर कोई क्या नाम है, मतलब हम ये हाथ छोड़ो, हमारे दांत में दर्द है, वो डॉक्टर क्या करता है उस पार्ट को सुन कर देता है, जितने पार्ट में उसको सर्जरी या जो भी करना पड़ता है, हमारा जहाँ से दांत खराब हुआ होता है उस पार्ट को सुन कर देगा। और सुन किससे करता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर। एनेस्थीसिया के अंदर क्या डालता है, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको ये टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों बोला जाता है। यहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराई, आप फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ की भी रिएक्शन करा सकते हो, हमने क्लोरीन की कराई इसलिए हम क्लोरीनेशन रिएक्शंस बोलेंगे इन सारी रिएक्शंस को। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आती है एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन मतलब कोई चीज ऐड कर देना, सीधी सीधी बात है कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो एडिशन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड हो जाना। अगर हमारे पास यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है, इसको क्या बोलोगे, 2 कार्बन और पीछे हाइड्रो। मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं क्लियर होने वाला जब तक हाइड्रोकार्बन वाला नहीं देखोगे। प्लीज़, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पार्ट 4 एंड पार्ट 3 प्लीज़ देख लो, वरना नहीं समझ में आएगा क्या है। हाइड्रोकार्बन्स की वजह से ये चैप्टर बहुत लंबा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले उसको समझाया है, फिर उसकी टेबल्स बनवाई हैं। ठीक है, पूरी टेबल अपने आप बनवाई है और होमवर्क भी दिया है साथ साथ, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे तो समझ भी आता जाएगा वो क्या है, क्योंकि ये समझ नहीं आने वाला क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, CH2 ना ही ऊपर वाला कुछ समझ आया होगा। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, क्या बोलेंगे, एथ। और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड तो हम क्या कहते हैं, इथीन। ठीक, इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें, आप जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करोगे, लेकिन ये रिएक्शन एक क्या कहते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी, जिसका कैटलिस्ट का नाम होता है एनआई कैटलिस्ट। क्या नाम होता है, एनआई कैटलिस्ट। और जैसे ही हमने इथीन डाला एक बीकर में, हाइड्रोजन गैस डाली, हाइड्रोजन गैस डालकर एनआई एज अ कैटलिस्ट डाला और उसको गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करोगे, H कितने हैं, 2, ये H टूटेगा, क्या होगा, CH2, ऐसे लिखा हुआ है H, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH, ऐसे लिखा हुआ है। एक H इस वाले पर अटैक करेगा, एक H इस वाले पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आकर, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, कह सकते हो। ये अनसैचुरेटेड है, पहले भी बोला था अनसैचुरेटेड होता है अगर कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। सैचुरेटेड मतलब शरीफ, अनसैचुरेटेड मतलब बदतमीज। बदतमीज कौन है, ये, इससे हमने शरीफ बंदा बना दिया, वो हमारे पास क्या है, इथेन बन गया, जो कि सैचुरेटेड था। समझ आई, मतलब हम लोग इसका यूज़ किस में करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों की जाती हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, कुछ न्यू कंपाउंड्स ही बनाए, हमने न्यू कंपाउंड्स बना सके। अब इसकी रिएक्शन ऐसे एल्कीन को एल्केन में क्यों चेंज किया। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको इस रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, हम उस रिएक्शंस को बोलते हैं जनरली एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हमें डॉक्टर से एक चीज़ कहते हैं, क्या बेटा, देसी घी खाओ लेकिन ऑयल या रिफाइंड मत खाओ, या ऑयल या सरसों का तेल खा लो, कोई दिक्कत नहीं, जो पिसा हुआ होता है, नेचुरल, मतलब जो रियल हम अपने सामने से पिसवा के लाते हैं, वो वाला तेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और जो डालडा घी या फिर ये सब बात है, ये इसको मत खाओ। क्यों, बिकॉज वो क्या है, एल्कीन, अनसैचुरेटेड, बदतमीज। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाके जम जाएगा। लेकिन घी क्या है, सैचुरेटेड, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, इनके मुताबिक जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना, पर हम क्या खाते हैं, घी, देसी घी। ये किस लिए यूज़ आता है, क्या है, एक तरीके से घी बन चुका है, खा लो। जो क्या नाम है, वहाँ पे मार्केट में वो नकली घी बन के आते हैं, वो इसी टाइप से बन के, वो ऐसे ही बन के आते हैं।
आ रही है दिमाग में, कुछ समझ में आ रही है कि ये ऐसे ही बन के आते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरली तो हम ही बनाते हैं, जैसे मम्मियाँ वगैरह होती है पुराने जो लेडीज़ थी वो लोग बनाते हैं घर पर, मक्खन या मलाई से घी बना लेते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल जो बाहर से घी आता है डब्बे वाला या फिर कैसा भी घी आता है पैकेट वाला, वो जनरली ऐसे ही बनाया जाता है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? नहीं आई हो तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट छोड़ देना, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक दो इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स बचे हुए हैं जो हमें जनरली पढ़ने हैं। उससे पहले एक और चीज़ पढ़नी है, वो क्या है कि हमारे पास कुछ नोट की बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है? पहली बात, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो ब्रोमीन है हम उसको ब्रोमीन वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल देना आप लोग जब नोट्स बनाओगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? किस वजह से यूज़ कर सकते हैं? जो रेड ब्राउन कलर होता है, कैसा कलर होता है इसका? रेड ब्राउन कलर। किसकी वजह से होता है ब्रोमीन कलर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। रेड ब्राउन कलर अगर उसमें होगा पानी के अंदर तो वो किसकी वजह से होगा? ब्रोमीन की वजह से। उस रेड ब्राउन कलर को हटाने के लिए हम उसके अंदर क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऐड करोगे। जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऐड करोगे, जो ये हमारे पास रेड ब्राउन कलर का होगा वो हट जाएगा और हम ब्रोमीन को एज अ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर कह सकते हो उसको, ठीक, क्लियर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कुछ पॉइंट्स था जो मैंने आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एज अ ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, हाँ बेटा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर ब्रोमीन प्रेजेंट तो रेड ब्राउन कलर होता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो वो उसको हटा देगा, ठीक है। और जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास कुकिंग ऑयली होता है, ऑयली है, क्या नाम है, जो हमारे रिफाइंड वगैरह आता है, अगर आप वो भी डाल दोगे तो उससे भी हट जाएगा। इसलिए मैंने इसी चीज़ को यहीं पर क्लियर कर दिया। एडिशन रिएक्शन से हम पढ़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर ही क्लियर हो गई चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब दो इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर तो आपने कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब आप पढ़ोगे कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? वो है हमारे पास, एक पहला है इथेनॉल और दूसरा है हमारे पास इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम इथेनॉल पढ़ लेते हैं। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाँ, ये इथेनॉल, इथेन का मतलब क्या होता है? कार्बन दो है, हाइड्रोजन उसके पास कितने होंगे? एक कम होगा। एल्केन के फॉर्मूले से एक कम होगा, बिकॉज क्यों कम होगा वो पीछे बताया है। OH फॉर्मूला क्या बन गया? C2H5OH, या फिर ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है। हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस मटेरियल में, इसमें किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है? मतलब इसकी फिजिकल, पहली चीज़ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये थोड़ा सा मतलब कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, ठीक। इसकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है। ये इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत जला हुआ होता है, मीन्स अगर आप जीभ पर लगाओगे तो बहुत आपकी जीभ जलेगी। बताऊंगी लास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब वोलेटाइल क्या होता है? हमारे पास दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड, एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो अपने आप से उड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी बीकर लिया, उसके अंदर अल्कोहल डाल दे तो वो अपने आप उड़ जाएगी। मतलब कुछ टाइम बाद देखोगे वो आपको उसका जो क्वांटिटी होगी थोड़ी सी कम मिलेगी। आप उसका सही एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी के घर अल्कोहल है तो उसको ऐसे उड़ाकर देख सकते हो। और दूसरी चीज़, किसी के घर पर मम्मियाँ या कोई भी है वो होम्योपैथिक दवाई पीती हैं, तो आप उसके अंदर 90% अल्कोहल ही प्रेजेंट होता है, उसको भी देख सकते हो। अगर अल्कोहल लोगे, अल्कोहल के अल्कोहल की वो जो हमारे पास शीशी है, उस शीशी को खोलोगे, उस बोतल को खोलोगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम, एकदम नहीं कि 5 मिनट में ही कम हो जाएगी, नहीं, थोड़ी देर बाद देखोगे, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बाद देखोगे कि वो थोड़ा सा इवापोरेट हो गया, उड़ गया, ठीक है। जो उड़ना चाहता है, अगर वो हीट करके भी उड़ रहा है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। लेकिन जो हीट वो उड़ना ही नहीं चाहता, कि हम कहते हैं बेटा पढ़ ले। एक तो है जो पढ़ता है, एक है भाई बहुत ढीठ है, पढ़ता ही नहीं है, तो पढ़ता नहीं है, नहीं उड़ रहा, मत उड़, घर पे बैठ जा, नॉन वोलेटाइल। और अगर जो उड़ रहा है वो वोलेटाइल है, ठीक है।
तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक। इसके अंदर इस जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं उसके अंदर 5% रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है। कौन सी स्प्रिट होती है? रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होती है? या फिर आप ये कह सकते हो कि मतलब 5% रेक्टिफाइड स्प्रिट छोड़ो, 5% पानी होता है। इस 5% पानी की वजह से अल्कोहल के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। इस 5% पानी की वजह से इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट कौन सी होती है? वो देखिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब किसी को चोट लग जाती है तो डिटॉल नहीं यूज़ करते वो लोग, बहुत कमी से डिटॉल तो यूज़ करते हैं। वो लोग क्या यूज़ करते हैं? वो स्प्रिट होती है उनके पास, वो यूज़ करते हैं ब्लू से कलर की, स्काई ब्लू कलर की, ये ट्रांसपेरेंट भी होती है। उन स्प्रिट्स, वो स्प्रिट डॉक्टर के यूज़ में भी आती है। मतलब अल्कोहल एक तरीके से और उस रेक्टिफाइड स्प्रिट को जब चोट के ऊपर लगाया जाता है वो हल्का सा बर्निंग सा टेस्ट देता है, जलता है आपका पैर अगर चोट लगी हो, या चोट के आसपास वाला एरिया, फिर कहीं भी लगा दो। अगर तुम परफ्यूम भी लगा लोगे, परफ्यूम के अंदर भी तो अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अगर हाथ पे लगाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, ठंडा लगता है, ठंडा मतलब वो लगता है जैसे जल रहा है। तो इसके अंदर एक्टिव पानी होता है 5%, इस वजह से वो जलता हुआ लगता है, इसलिए इसको कॉमर्शियल अल्कोहल भी कहा जाता है। और आप इसको एज अ डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर जो यूज़ करते हैं डेटॉल्स, उसकी जगह पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, घर पर भी यूज़ कर सकते हो, उससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है। ये जो अगर ये 5% पानी भी ना हो, 100% इथेनॉल है, तो उसे आप एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हो। क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट अल्कोहल। हाँ बेटा, आप सही सोच रहे हो, पीने वाली अल्कोहल। ठीक है। ये कोवलेंट कंपाउंड है, जब कार्बन का है तो कोवलेंट ही होगा, जनरली सी बात है। और एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब इसका कलर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और ना ही ये लिटमस पर कोई इफेक्ट डालता है, ना तो ये लिटमस पेपर को रेड करता है, ना ही लिटमस पेपर को ब्लू करता है। अगर रेड करे तो क्या होगा और ब्लू करेगा तो क्या होगा, कमेंट में बताना। अगर कोई कंपाउंड लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर दे या लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर दे तो वहाँ पर एसिड होगा या बेस, कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक। ये हमारी क्लियर होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। उन केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंबशन रिएक्शन। व्हाट इज कंबशन? अभी बताया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलना। हम लिखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला C2H5OH और उसको जला देंगे ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ये हमको क्या देगा? कार्बन का कंपाउंड है। जो भी कार्बन का कंपाउंड होता है हमेशा हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बुरा मान जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 3, यहाँ लगा देते हैं 2 और यहाँ लगा देते हैं 3। हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसको बोला जाता है कंबशन रिएक्शन। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, हम इसको फ्यूल की तरह कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्मलेस प्रोडक्ट होता है जब किसी इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक। इसके ही साथ साथ में हीट और लाइट तो देगी। आप बोलोगे मैम हीट और लाइट नहीं लिखा। नहीं बेटा, देगी, पक्का देगी, टेंशन मत लो, हीट और लाइट भी देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बोलोगे हमने तो बोला ही नहीं था। अरे तुम में से कुछ हो जो बोलोगे और कुछ हो जो नहीं बोलोगे। जो थोड़ा सा पढ़ लेंगे वो बोल देंगे, जो नहीं पढ़ेंगे भाई वो तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है। खैर उनकी भी बात नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा लास्ट में इस सेशन के लास्ट में मैं आपको एक वो दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो चाहे कितने भी साल कैसे भी पेपर आ जाए, वो क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, बस हल्की सी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और तुम लोग पास हो जाते हो। वाह 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 वाह, तालियां, क्या शायरी थी। खैर छोड़ो। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? बताया था। ये कंबशन क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो क्या? हम तो यहाँ पे मारेंगे तो C2H5 को, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो C2H5OH के साथ ही होंगी। इस C2H5OH की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ होती है। अभी नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? प्योर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। कितने लोगे? 2, ठीक। रिएक्शन कराओगे क्या बन जाएगा? 2 आ गए भाई, यहाँ भी 2 आने पड़ेंगे, इसको भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 O आने चाहिए, बिकॉज ये 2 है, ये हार्मफुल है। हम ये नहीं एक यूज कर ले ना, 2 यूज करने इसमें, तो 2 यूज करने। हम क्या करेंगे यहाँ से? इसको करेंगे C, ठीक है। H जो भी है हमारे पास, यहाँ का जो बॉन्ड था उसको उठा के शिफ्ट कर देंगे, यहाँ बन जाएगा COOH और यहाँ पर हमारे पास H बन जाएगा CH3COOH। कैसे बना? C2H5 कुछ ऐसा था, OH ऐसी था। देख लो, नीचे कर देती हूँ, देख लो, ऐसी था। 2 ऑक्सीजन आए, एक ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा?
एक ऑक्सीजन अटैक करेगा हमारा इसके ऊपर, कर दिया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। अब जब यहाँ से बॉन्ड टूटा, वो एक ही बॉन्ड नहीं, वो दो बॉन्ड लेके जाता है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आएगा, दो ही बॉन्ड लेके जाएगा, यहाँ एक ऐड होगा, दो नहीं, दो ऐड होंगे लेकिन दोनों ही यूज होंगे, लेकिन एक वहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों? देखो ये दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ये ऑक्सीजन आया, उसने यहाँ पे भी अटैक किया, यहाँ पे भी अटैक किया, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा। जैसे ही बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया, सी, ये वाला तो कुछ नहीं होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये मटेरियल ऐसे ही बैठा है, ठीक है। लेकिन इसका जो ये वाला बॉन्ड था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक था टूटा हुआ था, एक बॉन्ड यहाँ पर टूटा हुआ आया, ये ओ यहाँ पे लटक गया और यहाँ पर ओ एच एज इट इज आ गया। क्या बचा? बस एच और एच, दो एच हटे हैं, दो एच के साथ ये बंदा वाटर निकाल देगा और यहाँ पर क्या बन गया? एसिटिक एसिड। जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हमेशा हमारे पास क्या बनता है? किसी भी इथेनॉल से, अल्कोहल से क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। क्लियर? समझ आई? ये रिएक्शन होती है एक चीज़ की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन होती है एल्केलाइन के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। हीट कर दो, हो जाएगी। जैसे ये रिएक्शन करा, ये डाला और एल्कलाइन के MnO4 डाला, हो जाएगा काम। या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। इन दोनों की प्रेजेंस में या तो ये डालो या दे डालो, तभी रिएक्शन होगी, वरना बाबा रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए क्या होती है नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब क्या किया? C2H5OH को पकड़ा और उसको रिएक्शन करा दिया Na के साथ। Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इस OH में, इस H के पास रिचार्ज क्या होगा? हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जब बॉन्ड को तोड़ना होगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि Na यहाँ पर अटैक करेगा आके, जब यहाँ पे अटैक करेगा ये टूटेगा और टूटकर यहाँ पर क्या बना देगा? C2H5O। और ये जब टूटा है यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Na ने अटैक किया, Na और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या बन गया? सोडियम का कुछ कंपाउंड बना, तो आगे क्या लगाओगे? सोडियम, ठीक है। एक ही ओ है, जब एक ओ होता है तो हम उसको बोलते हैं इथॉक्साइड। कैसे इथॉक्साइड? एक ओ, उसको बोलेंगे ऑक्साइड। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ। एक ओ है ऑक्साइड और सोडियम है सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर? समझ आई? नेक्स्ट हमारे पास आती है डिहाइड्रेशन। और ये वाली जो रिएक्शन होती है वो ये भी चेक करने के लिए होती है कि अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड तो इट मीन्स हाँ पक्का वो अल्कोहल था, और अगर नहीं बनता तो वो पक्का अल्कोहल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या? एक बार तो हमने पानी पिलाया तो बोला हाइड्रेशन, और अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। जैसे ही आप क्या करोगे, हमारे पास क्या था? C2H5OH था। जैसे ही आप इसके की डिहाइड्रेशन कराओगे पानी को निकालने के लिए, पानी कैसे निकलता है? पानी निकलता है जब उस पर एसिड डाला जाता है, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4। ओ भाई साहब, कंसंट्रेटेड, अच्छा जी। और वो भी 170 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं। हाँ, जैसे डालोगे यहाँ जो सारे बॉन्ड थे वो इधर उधर होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटेंगे। कौन कौन से टूटेंगे? एक तो भाई साहब ये गया, और कौन सा गया? एक भाई साहब ये वाला गया। 2 बॉन्ड टूटेंगे और क्या बना देगा? CH2। और यहाँ पे क्या बना दिया? CH2। और बीच में कौन सा बॉन्ड लगा देता? डबल बॉन्ड। और यहाँ से क्या बन जाएगा? H। और H कितने हो गए? 2 और एक O, H2O बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बना देगा? इथीन बना देगा, ठीक है। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रिंग एजेंट की तरह काम करता है, कि किसी चीज़ में से पानी निकालना हो तो H2SO4 को डाल दो तो पानी निकल जाता है, ठीक। किसी कंपाउंड में से, ये नहीं कि किसी भी चीज़ में से निकल जाएगा पानी अगर हमने डिहाइड्रेशन करा दिया तो। बॉडी के अंदर मत डाल देना कि पानी तुम गायब करना है, बॉडी के अंदर तो तहलका बचा देगा, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आती है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। अब ये इथेनोइक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये और एक जो सेकंड नंबर पे कराई थी जहाँ पर एसिटिक एसिड बन रहा था, क्या नाम है? एल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों रिएक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको तो रट्टा ही मार लेना, इसको तो छोड़ना मत, ठीक है।
क्यों? रट्टा मार लेना, क्यों मत छोड़ना, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आती है। अरे वाह मैम, बड़ी अच्छी बात बताई। चलो करते हैं। इथेनॉइक एसिड हमने क्या लिया, C2H5OH लिया और उसकी रिएक्शन इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। कैसे आ गया इथेनॉइक एसिड का ये फॉर्मूला? अरे इतनी देर से बोल रही हूँ, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पार्ट देख लो, नहीं समझ में आने का, कहीं से बन गया। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से C2H5OH था, बना दो, बना दिया। H भी लगा दो, बेचारे बुरे मान जाएंगे यार, हम ही हर बार छोड़ देते हैं क्योंकि पिछली बार बहुत छोड़े थे। उसके बाद फिर से यहाँ पर COOH बना दिया, OH बन गया। ठीक है, बन गया। होगा क्या, ये CO ऐसे ही रहेंगे दो। ठीक, ये H हटेगा, यहाँ से हटा दिया, हट जा, भाग जा, ऐसे भाग गया। इसकी जगह पे ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये पूरा आएगा और अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा, C2H5, C2H5, 1 2 3 4 5 आ गया। ये CH3 ऐसे रहेगा, इसका कुछ नहीं होने का, इसका कुछ नहीं होने का, ये ऐसे ही रहेगा इसके साथ। CO बस हटा, क्या O की जगह पे ये आ गया। H था, H2O, क्या बन गया यहाँ से, H2O, H 2H, और यहाँ से क्या निकल गया, पानी निकल गया। ये काम होना था इसके साथ, एक H H2O। ये पूरा कंपाउंड ऐसी था, पूरा कंपाउंड ऐसी था, CH3CO, और ये भी, ये वाला O भी। ठीक, बस क्या क्या, और ये पूरा कंपाउंड ऐसी था, बस क्या हटा, यहाँ से OH हटा, यहाँ से हट गया। इसे क्या बोलेंगे, क्या बन गया, जब एक का ऑक्सीजन था तो हम बोल रहे थे इथॉक्साइड, जब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गई हम इसको बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। और इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन या फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन या फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या बनता है ये, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, बहुत स्मेलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही टेस्ट मस्त होती है इस एस्टर की। ये एस्टर मतलब एक तरीके से बोल सकते हो इत्र है, इत्र। क्या है, इत्र है, इत्र। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आई? हाँ जी आई। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथेनॉल। कहाँ यूज होते हैं मेनली, तो भैया ये यूज होता है मेडिसिन। देखो दवाई तो है ही है एक तरीके से, आप कुछ भी कह लो, अभी भी आप कुछ भी कह लो कि इथेनॉल पीने में काम आते हैं कुछ भी, लेकिन इथेनॉल एक इतनी अच्छी दवाई है कि अगर आपको किसी को फीवर है, रात को 2 सिप पी लोगे तो सच में वो सुबह उठकर आराम आ जाएगा। इथेनॉल सच में दवाई है। ठीक है, और क्या नाम है, सिरिंजेस को साफ़ करने में, वाउंड्स को साफ़ करने में यूज़ आती है, और अल्कोहलिक ड्रिंक की तरह यूज़ आती है बताया, और फ्यूल की तरह यूज़ आता है। कार में पेट्रोल जो डलता है वो एक तरीके से हम अल्कोहल ही बोलेंगे उसको भी, उसके अंदर भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि हमारा नर्वस, अगर बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। जब कोई पियक्कड़ होगा गाड़ी चलाएगा तो भाई ना उसके अंदर दिमाग ना कुछ, कैसे चलाएगा बता, बेचारा कैसे चलाएगा, है ना। थोड़ी बहुत तो दिक्कत है ही। अगर मैं ही तुम्हें या फिर कोई और टीचर तुम्हें पी कर पढ़ाने लग जाए तो तुम पढ़ोगे क्या? अरे बच्चा, ऐसे बोलेंगे वो फिर, अरे बच्चा क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर। चलो छोड़ो, हम लोग अभी बात नहीं करते इसके बारे में। हमारा यहाँ पर इथेनॉल का पूरा कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉपिक है जो मेरे को कराना था, वो है इथेनोइक एसिड। व्हाट इज इथेनोइक एसिड? अभी इथेनोइक एसिड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इथेनोइक, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इथेनोइक एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है, CH3COOH। बहुत देर से सिर खा रहा था, है ना। इसको बंदे को घर में विनेगर होता है, सिरका होता है, सिरका वही समझ लो, वही है इथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड इसका नाम है, विनेगर इसका नाम है, CH3COOH इसका फॉर्मूला है, इथेनोइक एसिड इसका नाम है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, खट्टा होता है टेस्ट में, विनेगर की तरह स्मेल करता है, 118 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कि 118 डिग्री पर ये मतलब उबलता है। और इसको प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल इथेनोइक, जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है उसको कहते हैं ग्लेशियल। जैसे कि प्योर जो हमारे पास 100% अल्कोहल थी उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोल रहे थे, ऐसे ही
ही इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड बोला जाता है और ये पानी में मिसिबल होता है। एक होता है इमिसिबल, एक होता है इमिसिबल, मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। इमिसिबल मतलब पानी में ढंग से ना घुलना, ठीक है, और मिसिबल मतलब पानी में अच्छे से घुल जाना, ठीक है। नेक्स्ट पहली फर्स्ट हम नेक्स्ट ये तो हमारी थी कौन सी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी बहुत बार बता चुकी, जो कि रिएक्शन कराने पर पता चले। ले अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट करें इसका, सबसे पहले हम लिटमस पेपर वाला ही टेस्ट करेंगे इसमें। अगर आप लिटमस पेपर का इसमें टेस्ट करोगे तो क्या होगा इसमें, बताती हूँ। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। इट मीन्स ये एसिड है, वो तो नाम से पता चल रहा है एसिड है, तो हमें इसे करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जनरली जो पीएच होता है वो 4 होता है। क्या होता है, 4 पीएच। हम लोग चेक करते हैं, पीएच स्केल होती है जो चैप्टर नंबर एसिड बेस वाले में सॉल्ट में मैंने समझाया हुआ है। व्हाट इज पीएच क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जहाँ पर हमारे पास एक स्केल की तरह ही होता है, बीच में वो 7 होता है न्यूट्रल, यहाँ पर 14, यहाँ पे 1। जितना यहाँ पर आप नीचे चलते चले जाओगे उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। मतलब वो एसिड बहुत अच्छा माना जाता है जितनी पीएच कम होती है। जितनी पीएच ज़्यादा होती है उसका जो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन की आयन थी वो कम थी, धीरे 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 हाइड्रोजन की आयन क्या होती जा रही है, अभी कम थी। ये हाइड्रोजन आयन तो है वो कम ही होता है। ये तो अभी यहाँ ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं बनाते, हाँ यही तो है। ये हाइड्रोजन की आयन बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी और यहाँ पे कौन बढ़ जाएगा, ये OH की कंसंट्रेशन बता रहा है, जो मैं शेड नहीं करूँगी, जो शेड करूँगी वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। जनरली यहाँ पर आकर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो सी हो जाती है, लेकिन OH की जो कंसंट्रेशन है देखो वो कितनी सारी है। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप लोग इधर से, मतलब कि आप क्या बोलोगे, ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट। लेफ्ट से राइट की साइड जाओगे तो कौन बढ़ेगा, बेसिक ज़्यादा होगा, और अगर राइट से लेफ्ट की साइड जाओगे तो वो एसिडिक ज़्यादा होगा, पीएच कम हो जाएगा। एसिडिक ज़्यादा होगा, बेसिक ज़्यादा होगा तो पीएच बढ़ जाएगा। इसका पीएच 4 होता है। ये हमारे पास पीएच साइकिल ये बताने के लिए एसिड है या बेस है, ठीक है। ये आप कहोगे लिटमस पेपर टेस्ट क्यों करते हैं जब पीएच है, तो बेटा पीएच बाद में आया था, लेकिन पहले तो हमारे पास हमें तो यही करना पड़ा था ना। पहले तो डिस्कवरीज होती हैं और जब डिस्कवरीज हो रही होती हैं तब हम उसके बाद में आके कहीं कंक्लूजन में बैठते हैं, सारे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन होता है, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में आके वो चीज़ छपती है, दैन वो पब्लिश होती है, दैन वो हमारे पास आती है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहले चीज़ें थी वो भी थी हैं और जो अब आई हैं वो भी हैं, सो हमें पढ़ना तो सभी है। खैर सेकंड हमारे, हम अपने काम पे आते हैं। हमने फर्स्ट कर लिया लिटमस पेपर का टेस्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हमने यहाँ पर जब हमने इसकी रिएक्शन कराई थी Na के साथ, यही करेंगे सेम। हमने क्या कर देंगे, बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH3COOH लिख देंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, Na पॉजिटिव, या फिर कह सकते हो यहाँ पर हमने Na पॉजिटिव के साथ कराई थी, यहाँ कराएंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे, क्या बन जाएगा, CH3COO, यहाँ से H हटा जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Na, और क्या यहाँ पर आ जाएगी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर बस 2 चीज़ें निकलेंगी एक्स्ट्रा, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। CH3COONA, सोडियम इथेनोएट, इसे क्या बोलोगे, सोडियम ही है, सोडियम है, इसको नाम क्या हो जाएगा, इथेनोएट। कैसे हुआ, सोडियम सोडियम इथेनोएट ओएट, तो इस वजह से आएगा बिकॉज 2 है और ये क्या है, कार्बन, 2 कार्बन है, तो क्या बना देंगे, इथेनोएट। ठीक, समझ आई। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड की, तो वो हमेशा क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट, और कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जरूर निकालेगा। थर्ड रिएक्शन हम करेंगे, कौन सी रिएक्शन करेंगे हम थर्ड, देखिए रिएक्शन करेंगे। अब पहले हमने किसके साथ करी, Na2CO3 के साथ करी, अब हम किसके साथ करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2HCO3। अब हम इसमें पानी वाला भी है, तो अब क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं है। क्या कोई चेंज होता ना, कुछ भी चेंज नहीं है। तो हमने की क्यों ये, अभी बताती हूँ। क्योंकि हम ये रिएक्शन करते हैं जनरली टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उससे टेस्ट नहीं आता ऊपर वाले से, इस वाले से टेस्ट आता है। सोडियम कार्बोनेट से टेस्ट नहीं आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से टेस्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बिकॉज उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली, वो इस सॉल्यूशन किसी भी पानी के अंदर डालोगे, नेक्स्ट पानी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया और Na2HCO3 डाल दी, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, ठीक है।
वो डिलीवरी ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब में जा रही है, जिस टेस्ट ट्यूब में पानी था। उस टेस्ट ट्यूब से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इस पानी के साथ डर जाएगी, वो उस पानी को मिल्की कर देगी। अगर वो पानी को मिल्की कर दे तो इट मीन्स एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, वरना एसिटिक एसिड इसमें नहीं होता। क्लियर, समझ आई? एक बार और सुन लो। जब कोई भी किसी हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में CH3 COOH एसिटिक एसिड और Na2HCO3, इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला। डालते ही हम यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे, कि ट्यूब होती है छोटी सी, उसको लगाएंगे। वहाँ से गैस, जो गैस यहाँ से कौन क्या बनेगा, ये सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा। सोडियम इथेनॉइड नीचे आकर जम जाएगा, यहाँ से गैस निकलेगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो और ऊपर यहाँ पर पानी होगा, ठीक है, नीचे सोडियम इथेनॉइड होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाकर उसको मिल्की कर देगा। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट के साथ होता है, सोडियम कार्बोनेट अगर हम लेते तो वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा काम नहीं करता, लेकिन ये वाला कर देता है। इसलिए हम ये वाला रिएक्शन करते हैं टेस्ट करने के लिए इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CH3 COOH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन होगी। फिर से क्या बनाएगा, सोडियम इथेनॉइड। ये Na इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा CH3 COONA, और वहां से क्या निकलेगा, पानी। ठीक है, ये रिएक्शंस याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ। क्यों याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पर हमें इसलिए याद रखनी है ये रिएक्शन, क्योंकि ए क्या बोल देता है, ये X है, ये Y है, Z ये बन गया, इसका नाम ये बता देगा, CH3 COONA बन गया। कैसे बना बताओ दो। अब वो तीन से बना है, कैसे कैसे बना है, ये बना है CH3 COONA, एक बार तो रिएक्शन हुई सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक बार रिएक्शन हुई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, एक बार हुई NaOH के साथ। अब किसके साथ वाला बनाना है, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ पानी मिले। पानी किसके साथ मिल रहा है, अगर वो बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की है, तो रिएक्शन किसके साथ हो रही होगी, इसके साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं है, तो रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो रही होगी। अगर रिएक्शन में सिर्फ पानी रिलीज हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही होगी। ये OH और ये H हटेगा, H2O बना देंगे, और Na यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अब एस्टर बनाएंगे, इसमें भी एस्टर बनाएंगे। जब उसमें एस्टर बनाया तो इसमें भी एस्टर बनाएंगे। इसमें क्यों पीछे हटे, देखो इधर सेम रिएक्शन है, C2H5OH प्लस CH3 COOH, क्या होगा, ये H और कौन सा वाला, ये OH हटेगा, क्या बन जाएगा, और ये सब जुड़ जाएगा, CH3 COO C2H5, क्या बन गया, एस्टर बन गया। नाम क्या था इसका, इथाइल इथेनॉइड, और वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल। इसको उठाओगे, ये कौन सी रिएक्शन बताई थी, ईस्टरिफिकेशन। और मैंने वहीं पर बोल दिया, सॉरी मेरे से गलती हो गई, वहां पर नहीं बोलना चाहिए था मुझे अब बतानी है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही बोला जाता है, लेकिन हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसकी रिएक्शन CH3 COO C2H5 की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, NaOH के साथ होती है, तब वो अपने दो कंपाउंड्स बनाती है। क्या क्या बनाती है, ये CH3 COO ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, सिर्फ इसके साथ Na पॉजिटिव के साथ CH3 COO Na बना देगा। C2H5O, ये C2H5 इस OH, ये OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, निगेटिव, Na के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 के ऊपर, CH3 COO के ऊपर निगेटिव चार्ज है, हम मान रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव वाला इसके साथ रिएक्शन करके CH3 COO बनाया, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और यहाँ से क्या C2H5OH अल्कोहल रिलीज हो जाएगा, C2H5OH रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, पानी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराना। ठीक है, इस रिएक्शन का एक और नाम है, वो जो मैं बोल रही थी मेरे से गलती हो गई, मुझे अब बताना चाहिए था, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैं वहाँ पे भी कर सकती थी, एक ही बार बता दिया बहुत है यार, क्योंकि तुमको ये भी पता चल गया कि CH3 COOH की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पर तुमको समझ में आ गया। ये जो है ये वो करने में क्या नाम है आपका, सोप बनाने में सपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोप बनाने में यूज किया जाता है, इसलिए इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, क्योंकि ये बेसिक है ना, जो बेसिक चीज होती है उसको एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा है एस्टर का।
ठीक। यूज़ क्या है, यूज़ विनेगर, सिरका है। सिरका किस में यूज़ किया जाता है, अचार को या फिर सॉस में डालते हैं, पिकल्स को, अचार को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, और डाइज़ वगैरह को बनाने में यूज़ किया जाता है, रबड़ बनाने में यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ सोप। क्या है, सोप। व्हाट इज़ सोप, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप आएगा, अब देख पढ़ते हैं क्या आता है सोप में। SOAPS, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। थक गए क्या? नहीं थके होंगे यार, पढ़ लो, खत्म हो गया बस चैप्टर, 2 मिनट का चैप्टर हो रहा है, खत्म ही होने वाला है। जो हमारे पास आप ये कह सकते हो क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं दो, एक होता है सोप, एक होता है डिटर्जेंट, ठीक है। सोपी डिटर्जेंट होगा जो, उसको आप क्या बोलोगे, सोप। और जो हमारे पास क्या नाम है, सिंथेटिक, या फिर कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, क्या बोलेंगे हम, सोपी, बहुत हाथ में चुभने वाले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट्स, ठीक है। जो सोप है, जो सोप्स हैं, मैं यहाँ पर एक पार्टीशन बनाते हुए तुमको समझाती हुई चली जाऊंगी, ध्यान से सुनते जाना। क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं दो, एक होता है सोप, एक होता है डिटर्जेंट। जो सोप होता है वो नेचर में सोपी होकर, जो डिटर्जेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सोपी नहीं होगा, बहुत ही खुरदुरा सा, मतलब हाथ में चुभने वाला होगा, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। अगर किसी के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं तो हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं, डिटर्जेंट से खुजली आने लगती है। जो सोप होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सोडियम सॉल्ट होते हैं। कौन से सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट, या फिर आप कह सकते हो पोटेशियम सॉल्ट। कौन से सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक होता, अगर सोडियम का भी बताओ और पोटेशियम दोनों का बताओ, हम सोडियम का चलेंगे बिकॉज हमारे पास सोडियम का है। और दूसरी बात, हमारे पास नहीं सोडियम, बल्कि आपको करना ही सोडियम का है, आपके एग्जाम में सोडियम ही पूछा जाता है। एक हमारे पास आएगा सोडियम स्टीरेट, रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO निगेटिव Na, ठीक, पॉजिटिव, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास होता है सोडियम पेरमाइटेट, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COO निगेटिव Na। ये जो सोडियम स्टीरिएट है ये बनाया जाता है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। अब समझ में आ रही है, बताया था ना मैंने, C2H5COO Na बन रहा था, इसको क्या बोलते थे, सोडियम इथेनोएट, या फिर कुछ भी कह रहे थे। क्या है ये, सोप है। ये रिएक्शन सोप बनाने में यूज की जा रही है, बस कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा है और सब कुछ सेम है। जो स्टीरिएट है वो स्टीरिक एसिड से बनता है, जो पैलामाइटेट है वो पैलामाइटिक एसिड से बनता है। अब ये क्या होते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, स्टीरिएट स्टीरिक एसिड से, पैलामाइट पैलामाइटिक एसिड से, ठीक है। हम लोग इसको कैसे बना रहे थे, एसिटिक एसिड से, ऐसे ही वो है। ये एसिटिक एसिड C2H5OH था, मतलब कि 2 थे, यहाँ पर 17 बनाने हैं, तो हम C17H35 लेंगे, COONA है ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बनाएंगे कैसे, कोई भी फैट या ऑयल लोगे, कोई भी फैट या फिर ऑयल लोगे, उसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे, सोप बन जाएगा। जो खाने वाला कैस्टर ऑयल या फिर कोई भी सभी तेल, वेजिटेबल ऑयल लो, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, सोप साबुन बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, उसको क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फैट ऑयल को मिक्स करोगे, कैसे बन जाएगा, सोप बनेगा। कैसे बनेगा, हमने क्या लिया, 20 ml 20 ml हमने ले लिया ऑयल बीकर के अंदर, उसके अंदर हमने 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, 30 ml NaOH को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद उसको हिलाओगे, हिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालोगे। क्या डालोगे, हल्का सा नमक डालोगे। नमक डालने के बाद देखोगे ऊपर सोप सेपरेट हो जाएगा और नीचे जो बहुत मतलब पानी सा होता है, थोड़ा सा पानी होता है, वो निकल जाएगा। सोप हम उठाकर अपना जमा देंगे किसी भी चीज़ के अंदर और वो हमारा क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है, हमारे पास लॉन्ग चेन होती है। कितने थे, फिर 17H35 C17H35 COO निगेटिव Na पॉजिटिव, यही था। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब इसकी चेन बनानी है। अभी लिखोगे C17 बार ना, हम क्या करेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन। कैसे,
C17 है ना, 1 2, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए। 17 कार्बन, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन, ये जो पॉइंट है वो कार्बन है, ये पॉइंट कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन। ये रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन करना 11th में सीखोगे कैसे कैसे करते हैं, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। सी डबल बॉन्ड, उसके साथ क्या है, 2 O, कैसे बना दोगे, सी डबल बॉन्ड O ऐसे बनाया, इसके ऊपर चार्ज किया निगेटिव और यहाँ के क्या लगा दिया, पॉजिटिव। ये जो पूरी चेन है, ये जो पूरी चेन है इसे बोला जाता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। और जो Na पॉजिटिव है उसे बोला जाता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट, जो कि पानी में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है। बस इसमें यही है जो पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो ये है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। जो लॉन्ग चेन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब पानी, डरती है किससे, पानी से डरता है, वो कौन है, लॉन्ग चेन, और इसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्लियर है बात, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी में घुल जाता है लेकिन ये पानी में नहीं घुलता। जब नहीं घुलता तो ये क्या बनाता है, मिसल्स बनाता है। व्हाट आर मिसल्स, जैसे इसे पानी में घोलोगे तो पानी में घुलते ही सोप जो होता है, सोप सॉल्यूशन, एक तरीके से वो झाग झाग से रिप्रेजेंट कर देता है, और वो जो झाग झाग होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, मिसल को बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्म हो गए, झाग फॉर्म हो गए, किसकी वजह से, लॉन्ग चेन की वजह से और इस आयनिक कंपाउंड की वजह से। जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो हमारे पास ये है वो पानी में नहीं घुलता। क्लियर है बात। क्या लिमिटेशन है सोप की, कि हम इसको किसी कपड़े वगैरह को धोने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को धोने के लिए यूज कर सकते हैं। सोप खत्म, मैं कहा था ना 2 मिनट का काम है। अब क्या बचा, लास्ट वन, डिटर्जेंट। क्या बचा लास्ट, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, अब वो क्या है, सोप ही है उसके अंदर, इसमें सोप होने का ही नहीं, सोपलेस कंपाउंड्स हैं इसको। ये क्लेंजिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ये भी सोडियम सॉल्ट ही होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, लेकिन ये जो सोडियम सॉल्ट होता है उसके साथ सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये सल्फोनिक एसिड क्या है, इसी तरीके से बताती हूँ। ये जो हमारे पास पूरी की पूरी चेन थी, इसके लास्ट में Na आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड SO3H पॉजिटिव, निगेटिव, SO3 पॉजिटिव या निगेटिव, SO3 पॉजिटिव होगा शायद, SO3, हाँ SO3 पॉजिटिव, SO3 पॉजिटिव H पॉजिटिव, ठीक ही आएगा। इस H की जगह पे Na कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे को क्या करना है, हमें सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट करना है, SO3 Na पॉजिटिव, ठीक। ये पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इस चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटर्जेंट्स को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा सोप से, लेकिन सोप से स्ट्रॉन्गर होता है, सोप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सोप को ज़्यादा अच्छे से कर लेना, बिकॉज सपोनिफिकेशन रिएक्शंस आती हैं और कई बार ये भी बख्शा जाता है। ये मिसल्स कैसे फॉर्म होते हैं, Na पानी में सॉल्युबल होता है और लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक होती है, पानी में सॉल्युबल नहीं होती। ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं, एक मिसल्स को क्रिएट करते हैं। जो वो मिसल्स क्रिएट होते हैं वो झाग ऐसे क्रिएट होते हैं। और कैसे, ये चेन एक और एक ये आया Na, ये ऐसे आया, ये एक और आया, एक और, वो देखा होगा ना डायग्राम बुक में देखोगे, ये हमारे पास ये चेन, ये चेन, ये चेन, और क्या बना देंगे, मिसल को फॉर्म कर देंगे, इतने सारे झाग, ये झाग फॉर्म होंगे। ये तो नहीं घुल रही है, लेकिन ये घुलकर और ये क्या बना दिए, मिसल्स बना दिए। समझ आई, ये पानी में सॉल्युबल है, लेकिन डिटर्जेंट पानी में नहीं घुलते, इसलिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कपड़े धोने में ज़्यादा काम आते हैं डिटर्जेंट्स, और जो सोप होते हैं वो हमारा अपने आप को धोने में ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। ओके, और इसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज, सोप की मेन डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं उसके डिसएडवांटेज हैं, ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जो सोप होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। समझ में आया, चैप्टर खत्म, याहू। अब कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई खुशी के साथ, नई मजे के साथ।
कल मिलते हैं, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय गाइस। कुछ प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट कर देना, अगर पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके देना ताकि आगे वाला चैप्टर भी पूरा कंटिन्यू मिलता रहे। बाय बाय।